बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो हमें देखने वाले हैं A+ के हों या पब्लिक के हों, ये खैरियत से होंगे और अपना दिन एंजॉय करेंगे। आज का मौसम लाहौर में तो बहुत बुरा नहीं है, हल्की हल्की बारिश की प्रेडिक्शन है और हमारे साथ मौजूद हैं हरमीत इस्लामाबाद का। उनसे चल के पूछते हैं। जी हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मौसम की सूरत हाल काफ़ी सुबह से तो हवाएं चल रही हैं हल्की फुल्की और बेहतरी है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल 3 रोज़ से जो बारिशों का जो सिलसिला चल रहा था उससे काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। लेकिन अब महकमे मौसमियात ने दोबारा जो है वो जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक 2-3 दिनों में बारिश ना होने के इम्कानात जो है, जिसकी वजह से दोबारा गर्मी बढ़ने के इम्कानात भी ज़ाहिर हो रहे हैं। तो थोड़े से तब्दीली दोबारा आ सकती है मौसम में, बट अब काफ़ी बेहतर है। लाहौर का मौसम, बारिश तो हुई, कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन उसके बाद हब्स बहुत हो गया। तो वो जो हब्स होता है ना, वो तबीयत को बहुत आवाज़ार करता है। खैर, ये तो हमने मौसम को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आज का रन डाउन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले होगा जनाब पब्लिक का डेली डोज। उसके बाद हम बात करेंगे जिस तरह से कोविड जब से आया तो लोगों के रोज़गार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास जॉब जाने की वजह से खाने पीने को कुछ नहीं बच रहा था। तो ऐसे में कुछ लोग जो थे उन्होंने खिदमत खल्क का सोचा और अहद किया कि हम किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। इस तरह से एक खातून है जिनका नाम ऊज फातिमा है, उन्होंने ये अहद किया कि वो कोविड के दिनों में किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगी और लाहौर के दूर दराज इलाकों में इन्होंने जो मुस्तहिक अफराद थे उनको खाना पहुँचाने का काम जो था उसका आगाज़ किया। सोशल वर्क कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हमारे साथ शो में आज मौजूद होंगी। फिर सिंगर हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। फिर हम बात करेंगे, आज इंटरनेशनल यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद ये है कि जो नौजवान नस्ल है इनके प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं इनको उजागर किया जाए। तो इस पर चेयरमैन टफ्ता रऊफ साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे। फिर गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया हुकूमत की जानिब से, शौकत तरीन साहब की जानिब से, कि वो नैब कवानीन में तरमीम लाने का सोच रहे हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इस वजह से काम नहीं कर रही है, डर की वजह से। तो अपोजिशन के बाद अब हुकूमत भी नैब कवानीन तब्दील करने की ख्वाह है। मामलात किस तरफ जाएंगे, एहसन इकबाल साहब PMLN के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज। पहली खबर ये है कि कराची पुलिस ने बारिश के दौरान शहरियों को तकलीफ का सामना करने की सूरत में एक मुफ्त सर्विस का आगाज़ किया है। वो मुफ्त सर्विस ये होगी कि बहुत से लोगों को हमने देखा है मानसून की जब बारिशें होती हैं तो गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं। तो ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पुलिस जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। और गाड़ियों को अगर पंक्चर लगाने की ज़रूरत है, हवा भरने की ज़रूरत है, गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत है, तो शहरी जो है वो 15 पे कॉल करके पुलिस की मुआवनत हासिल कर सकते हैं और इस तरह से पुलिस जो है वो 24/7 इन शहरियों की मदद के लिए अवेलेबल होगी। बहुत अच्छी खिदमत है। मेरे ख्याल में अगर ये इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो वाकई बारिश के दिनों में जब पानी खड़ा होता है हम सड़कों के किनारे बेशुमार गाड़ियाँ ख़राब देखते हैं। तो अगर ये सहूलत मुयस्सर हो जाए बाकी शहरों में भी तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। और जैसे कहा गया है कि वैसे भी सिंध पुलिस ने काफ़ी आराम किया हुआ है सर, तो आप इनसे काम लेना ही होगा क्योंकि वहाँ पे जो मामला है, चाहे आप अंदरूनी सिंध जाएं या दीगर इलाकों में जाएं, तो ये तो काम वो खुद वडेरे हुए हैं, बड़े बड़े आराम से बड़े बैठे होते हैं। तो चलो इनसे ये काम तो लिया जा सकता है। वैसे भी तो कराची के अगर मामलात के हवाले से बात करें, चोरी डकैती, इन मामलात पे तो ये नाकाम नजर आ रहे हैं। हाँ, ये काम ठीक है भैया कि भैया धक्का दो क्योंकि बारिश आने वाली है तो ये फायदा हो जाएगा कराची वालों को। और कुछ तो धक्का ही लगाए। ठीक है, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। और जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है। नॉर्मली तो ये होता है कि जो नीडल होती है वो हाथ पर पिंच की जाती है, फिर उससे ब्लड निकाल कर स्ट्रिप पर रखा जाता है, ग्लूकोमीटर से इसको टेस्ट किया जाता है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नीडल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो स्ट्रिप है वो पेशेंट जो है वो अपनी ज़ुबान पर रखेगा, उससे जो सलाइवा होगा वो थोड़ा बहुत
बहुत उस ट्रिप पर लग जाएगा और कुछ ही देर इंतज़ार के बाद फ़ोन एप्लीकेशन पर रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी को कोविड के टेस्ट, एलर्जी, हार्मोन्स और कैंसर के टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इस पर काम जो है, मज़ीद जो रिसर्च है वो इस पर हो रही है, लेकिन फ़िलहाल की डेवलपमेंट ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अब नीडल के थ्रू अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने इसको कैंसर के पेशेंट्स के तौर के लिए इस्तेमाल किया। तो अगर ये अब कोविड के लिए और फिर साथ में ज़ियाबीतस के लिए, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। बाकी बार बार नीडल चुभाना, उंगलियों में ज़ख्म हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, तो उसकी बजाय अगर आप अपनी ज़बान पे रख के अपने लुआब के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं है और आप बाकी तदाबीर अपनी अख्तियार कर लेंगे। बिल्कुल। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी भारत से है जनाब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। भारत में नजूमी ने शहरी को वज़ीर बनने के लिए ना अपनी बेगम को तलाक देने का मशवरा दे दिया और इस नजूमी का ये कहना था कि तुम्हारी वज़ीर बनने की राह में जो रुकावट है वो तुम्हारी बीवी है, तो तुम इसे तलाक दे दो, लिहाजा तुम वज़ीर बन जाओगे। तो इस खातून को जब पता लगा तो वो तो आग बगोला हो गई। उसने अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़, शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया और कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज़ लाने का कह रहे हैं, साथ ही साथ मेरा शौहर नजूमी के मशवरे पर मुझे तलाक देना चाहता है। ये तो ऐसे भी होता है। नजूमियों ने बड़ा काम खराब किया हुआ है हरमीत, नजूमियों ने बड़ा काम खराब किया हुआ है। किसी को कहते हैं वजीर बन जाएगा, किसी को कहते हैं फलां से शादी करोगे तो तुम वजीर बन जाओगे, किसी को कहते हैं फलां को तलाक दोगे तो वजीर बन जाओगे। ये इनकी अजीबोगरीब कहानी है। नजूमी हत्ते नहीं चढ़ गया उस औरत के, वरना उसका कुछ नहीं बचना। हाँ, और ये नजूमी जो है ना, खुद अपने ऊपर असर नहीं होता इनका कुछ भी। फुटपाथों पे बैठे होते हैं और लोगों को कह रहे होते हैं अमीर बनने का नुस्खा। तो ये बच के रहना चाहिए। और ये भोले भाले बस लाइनों में, इन्हीं लाइनों में, चक्करों में पड़े होते हैं कि भाई इन्हीं की बातों की वजह से वो आ भी जाते हैं और कहते हैं कि जो अभी तो मैंने कई सारी चीजें, अगर हम हमारे अंदरूनी सिर में, रऊ साहब आप भी तो गए होंगे और मैं भी गया हूँ, वहां पे ये मामला काफी ज्यादा है। हाँ। और जो मेरे गांव का एक बंदा है, वो हमेशा तकरीबन सीजन में 6 महीने वो चला जाता पंजाब के, ये जो जनूबी पंजाब इस किस्म के इलाकों में, जब आता तो ढेर सारे पैसे लेके आता था। मैं उससे पूछा था, पाजी क्या करते हो, क्या कौन सा इतना बड़ा हाथ कोई खजाना चढ़ गया है? तो कहते हैं उधर जाके थोड़ी सी दाढ़ी लंबी कर लेता हूँ और बड़ी बड़ी तस्वीर 200-300 के दाने, बस उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाता है। तो कभी नजूमी और कभी पीर तावीज, तो ये मामला चलता रहता है। मैं आपको एक बात, आपकी बात दुरुस्त है कि भाई इनकी तो मार्केट वैसे ही चल जाती है। वो ज्यादातर जो है ना नजूम, वो वैसे फेस रीडिंग पे होता है और आप खुद बता देते हैं उसको। मुझे याद है बहुत देर पहले मैं सिंगापुर में था, तो एक सड़क के किनारे मैंने देखा एक लाइट जलाई हुई और एक आंख के ऊपर अपने यूं कपड़ा दिया हुआ, वो जो खास एक होता है आंख ना होने का, और वो लाइनें लगी हुई लड़कियों की। हाँ। मैं भी जाके लाइन में खड़ा हो गया, मैंने कहा देखूं क्या करता है। तो जब मेरी बारी आई तो उसने मुझे कहा 20 सिंगापुर डॉलर। मैंने 20 सिंगापुर डॉलर उसको दे दिया। उसके बाद मैं हाथ फैला के बैठ गया। जब वो बैठा तो उसने मुझे 4-5 बातें की, मैं चुप, चेहरे पे कोई तासुर भी नहीं। तो मुझे वो कहता कुछ बोलो ना। मैंने कहा बोलना तुमने, पैसे मैंने तुम्हें दिया। तो मुझे कहता अपने पैसे वापस लो, मैं नहीं तुम्हारा हाथ देखता। तो वहां से मुझे पता चला कि ये सारा जो है ना फेक होते हैं बिल्कुल। और हैरानगी उन लोगों पर होती है जो इन लोगों को ट्रस्ट करते हैं और इन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन अभी भी इवन पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस इल्म पर यकीन रखते हैं। इल्म ये है लेकिन हर एक के पास ऑथेंटिक इल्म नहीं होता। तो खैर अगली स्टोरी ये है जनाब व्हाट्सएप। जी जी जी, वो जैसा रऊ साहब ने जिक्र किया तो अक्सर बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको ये नजूमी कहते हैं कि आप दिल के बड़े साफ है, और खासकर खवातीन को तो खवातीन बड़ी खुश हो जाती कि आपके दिल में किसी के लिए कोई भेद नहीं है। तो इसी तरह मुझे भी कराची में हॉस्टल में था और अचानक नजूमी फिरते रहते हैं वहां पे, तो मुझे जब देखा तो कहते हैं आपके दिल में ना कुछ भी नहीं है, आप तो बड़े साफ सुथरे दिल के मालिक है। मैंने कहा यार आपको क्या पता, मेरे दिल में तो बहुत सारी मेहर, मैं तो चाहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म की कुर्सी ये मेरी हो जाए। तो बात यह है कि ये 2-3 टिप्स होते हैं इनके पास और वो नफ्सियात को बड़े आसानी से समझ लेते हैं और खासकर खवातीन जो है इसमें गिरफ्त में आई जाती है। पर यहाँ पे मसला मर्द का है, बेचारा वजीर बनना था उसने,
अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी ये है जनाब कि व्हाट्सएप ने सारिफीन के लिए एक ज़बरदस्त फीचर जो है मुतारिफ करवाया है, और वो फीचर ये है, नॉर्मली ये होता था जब व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप कॉल कर रहा होता था, ग्रुप कॉल में काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक भी ग्रुप कॉल छोड़ देता था तो वो दोबारा से उस कॉल को ज्वाइन नहीं कर सकता था। लेकिन अब व्हाट्सएप ने ऐसी एक ऑप्शन दी है कि ग्रुप कॉल में अगर कोई एक बंदा भी कॉल छोड़ जाता है वो दोबारा से कॉल को ज्वाइन कर सकता है। एक तो ये फीचर जो है मुतारिफ करवाया जा रहा है, दूसरा एक और फीचर पर काम हो रहा है कि व्हाट्सएप क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए चलता है, जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल होगा वहाँ पे ही कॉल और मैसेजेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है कि जो कॉल है वो बगैर इंटरनेट के भी मुमकिन हो। मेरे लिए ज़रा ये दूसरी वाली जो चीज़ है वो हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पता नहीं कैसे मुमकिन होगा। अभी जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि ये आईफोन के लिए ज़्यादा है, एंड्रॉयड के लिए भी काम हो रहा है। बहुत जल्द ये फीचर्स एंड्रॉयड पे भी मुयसर हो जाएंगे, लेकिन ये इंटरनेट के बगैर वाली जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त हो जाएगा। जी जी रोमा राव साहब, अगर हम देखें ना तो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज से तो बहुत ज्यादा तंग हूँ, शायद आप लोग भी तंग होंगे, कि बगैर पूछे आपको किसी न किसी ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो वो बड़ा मसला होता है। इसी के लिए भी कोई तरीकाकार हो कि कोई ऑप्शन होगा तो हमें भी रिलैक्सेशन होगी, वही हमने ज्वाइन करना है नहीं करना है। वैसे जिस हिसाब से फीचर्स हो रहे हैं ना, वो मैं मजाक में किसी को कह रहा था कि वो कहते हैं इस फोन के साथ आपको ये भी होगा, इसमें ये भी होगा, वो भी होगा। तो फला जो सुनते सुनते ना मेरे दिन में आता है कि किसी दिन फोन आना है कि जिसमें होगा कि इस फोन के साथ शावर भी होगा। अच्छा, वैसे नॉर्मली मुझे जब ग्रुप में ऐड कर लेता ना तो मैं तो उस ग्रुप को 1 ईयर के लिए म्यूट कर देती हूँ। मैं ग्रुप्स में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता, बड़ा टाइम वेस्ट होता है। आगे चलते हैं और पाकिस्तानी नायाब खातून दुर्दाना अंसारी इनका नाम है, बरतानवी रॉयल नेवी की दुनिया की पहली मुसलमान और पाकिस्तानी खातून कैप्टन बन चुकी हैं, और इनकी जो सिलेक्शन है वो मलका बरतानिया ने ख़ुद की है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जो कैप्टन होता है रॉयल नेवी का वो कमांडर के ओहदे से भी बाला होता है और कोमोडोर के ओहदे से भी बहुत ऊपर होता है। शी मूव टू लंदन व्हेन शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। वहाँ पर जाके इन्होंने बहुत सा सोशल वर्क किया, बहुत से काम किए, अपनी स्टडीज़ वहाँ पर कंटिन्यू की, और अब इनके नाम ये एजाज़ है कि वो पूरी दुनिया की पहली मुसलमान खातून और पाकिस्तान की पहली खातून कैप्टन बनी है जो रॉयल नेवी की कैप्टन है। अच्छा, बड़ा मुझे फ़ख्र है कि मैं इनको मिल चुका हूँ। अच्छा। और इनके साथ मैंने एक उर्दू ज़बान सिखाने की वर्कशॉप जो है वो अटेंड की थी। ये पाकिस्तान आई थी और इन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को उर्दू अपनी बेहतर करने के लिए बहुत सी टिप्स दी। ये चूँकि BBC के लिए बहुत अरसा इन्होंने काम किया, उर्दू के ऊपर बहुत तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर इनका बहुत शानदार कंट्रोल है। तो वो मैं इनको मिला, बहुत शानदार खातून है नो डाउट, और वाकई उर्दू ज़बान को जिस महारत के साथ ये बोलती हैं, और फिर माइक के ऊपर जिस तरह से आवाज़ के उतार चढ़ाव, ज़ीरो बम जिसको बोलते हैं, उसके साथ ये लहजे में जिसमें बात करती हैं, वो देखने वाला है। बहुत कमाल खातून है। तो ये एजाज़ इनको जो दिया गया है, ये मेरे ख्याल में इनकी सर्विसेज की बदौलत, और भी सर्विसेज इनकी हैं मुख्तलिफ फील्ड में, सोशल वर्क ख़ास तौर पे जो है, तो उसकी बदौलत इनको दिया गया है। तो बहुत मुबारक दुर्दाना अंसारी के लिए। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी बकरा ईद के हवाले से है। चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुर्बानी के जानवर जब खरीदें तो इनको काबू अच्छे से कर लें। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं जिसमें कुर्बानी का जानवर घर लाया और वो रस्सी छुड़वा कर भाग गया। कराची में कुर्बानी का एक बैल था जो बिफर गया, फिर मुल्तान में भी एक बैल था जो बिफर गया। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। टोबा टेक्सिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कुर्बानी का जो बैल था वो बिफर गया। तो ये देख सकते हैं आपके बड़ी एहतियात से इनको काबू करने की ज़रूरत है, वरना ये टांग टूंग भी मार देते होते हैं। और इसके साथ साथ एक और वाक़या कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पेश आया, जहां पर छत से क्रेन के ज़रिए बैल उतारते हुए बैल जो था वो ज़मीन पर गिर गया, और ज़मीन पर गिरने पर बाद में बैल को ज़िबा कर दिया गया। और ये देखो, ये बैल जो है इसने मारा और ये भाग गया, फिर ये भी मार रहा है। सही कुश्ती हो रही है भाई। ये देखें, ये मार के भाग गया, ये इसने मारा, पकड़ा, ये ले दे मारा। और ये एक और है, ये भी इसी तरह से, ये देखिए, ये इसने मारा है। और वो जो व्यापारी होते हैं इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई हमने कुछ तक खिलाया, हमने ये खिलाया, तो फिर तो ऐसे ही होना है ना, रिजल्ट तो ये निकलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर ममनून हुसैन का कराची में इंतकाल हो गया। बहुत अरसे से अलील थे, कैंसर के आर्से में मुब्तला थे। 80 ईयर्स उनकी एज थी और पाकिस्तान के 12वें सदर मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। 2013 से 2018 तक उन्होंने अपनी खदमात जो थी वो सर अंजाम दी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा, एक तो लोग इनको सियासत के हवाले से जानते हैं ना, लेकिन इनकी बहुत कम लोग जानते हैं कि अदब के लिए बड़ी खिदमात थी। अदब के लिए इस तरह खिदमात थी कि कराची में जितने अदीब हैं वो इंतहाई गमज़दा हैं इस बात के ऊपर। फ़ातिमा हसन जो मारूफ शायरा हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उर्दू बाग के नाम से एक इदारा जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए, तरवीज के लिए काम कर रहा है, वो इन्होंने उसको इनिशिएटिव लेके उसको शुरू करवाया था। इसी तरह लुग़त 22 जिल्दों में उर्दू की जो वहाँ से कराची से शाया हुई लुग़त बोर्ड से, वहाँ पे उसके लिए इन्होंने काम किया। तो सियासी सरगर्मियाँ तो अपनी जगह, लेकिन उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो इस तरह से उन्होंने काम किया वो मैंने कहा वो और मेरे ख्याल में ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो एक सदर तो थे, लेकिन साथ साथ उनकी उर्दू के लिए बहुत सी खदमात थी। बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात का पता होगा। तो बहरहाल अफसोस उसके लिए, और ताज़ियत करते हैं हम तमाम वो जो इनके अहल व अयाल हैं कैंसर के मरज़ में थे। तो आगे एडिटोरियल में चलते हैं। एडिटोरियल में एक और अफसोसनाक खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में हादसा पेश आया। चीनी वर्कर्स को ले जाने वाली बस को हादसा पेश आया और इस हादसे के नतीजे में 9 चीनी बाशिंदे जाँ बहक हो गए। इसके साथ साथ 3 पाकिस्तानी भी इस बस में सवार थे और ये जो बस थी ये ट्रेवल कर रही थी, एक तामीराती प्रोजेक्ट था उसकी तरफ। अब इस जो सान्हा पेश आया है इसकी तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया गया है। साथ ही चीनी सफारत खाने की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि उनके जो वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनके लिए भरपूर इक़दामात करे ताकि आइंदा ऐसे जो वाक़यात हैं, सानहात हैं, वो रुनवा। असल में मसला ये है कि अभी तक तायुन नहीं हो पाया कि ये बस का हादसा क्यों पेश आया। बाज़ लोगों का कहना है कि इससे पहले बस में धमाका हुआ। अब वो धमाका जो है वो कोई ब्लास्ट था या हमारे जो ओहदेदार हैं बहुत से वो कह रहे हैं कि बस के अंदर गैस लीकेज हुई, लीकेज की बुनियाद के ऊपर बस के अंदर धमाका हुआ और उसकी वजह से ये हादसे का शिकार हो गई। अभी तक तहकीकात जारी हैं और फौरी तौर पे वहाँ पे आर्मी के रेस्क्यू के लोग पहुँचे। वहाँ से ज़ख्मियों को गिलगित में फौरी तौर पे और एबटाबाद में मुंतकिल किया गया CMH में। तो अल्लाह करे कि और अमवात ना हो, ज़ख्मी काफ़ी हैं लोग, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लामिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल दोस्ती है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दासू डैम के ऊपर ये काम कर रहे थे, एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी जिसके करीब जब ये पहुँचे हैं तो ये हादसा वहाँ पर हो गया। तो अल्लाह करे कि इससे कार्रवाइयाँ जो यानी डैम बनाने की हैं वो मुतासिर ना हो, या कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, CPAC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वो मुतासिर ना हो। हरमीत अफसोसनाक है। अगर हम देखें कि बिल्कुल कोहिस्तान का जो इलाका है, बिल्कुल मेरे गांव के सब जो दासू है तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं हमारे गांव से। तो ये बड़ा पथरीला रास्ता है। जो कल का जो ये हादसा है, 2 बसें हैं टाइम ये जो हादसा है। तो ये चाइना के जो हमारे ये जो इंजीनियर थे और हमारे इंजीनियर थे, तो ये हादसे के साथ साथ एक और लोकल बस जो थी उसको भी हादसा पेश आया। तो अभी जो आप जिस तरह बात करें तो इसमें ये भी कुछ खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरह बारूद और ये चीजें भी हैं, क्योंकि वहां पे काम किया जा रहा है और पत्थर जो है किसी न किसी वक्त कोई ना कोई हादसा जो है होता रहता है। वह नॉर्मल बड़े हादसे वहां पे उस सड़क में होते रहते हैं। तो ये है कि अभी तक तो खबरें नहीं आई, लेकिन हाँ वहाँ पे जिस तेज़ी से काम चल रहा है और जिसमें चाइनीज़, हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर और वर्कर काम कर रहे हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये काम जो है बड़े नेक नीयत से किया जा रहा है और हमारी दोस्ती है चाइना के साथ एक, और वही दोस्ती उसी तरह बरकरार रहे, दुश्मन की जो नज़र है उससे वो दूर रहे। और इसकी तहकीकात चल रही है फिलहाल कि ये बस का हादसा किस किस्म का हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने जैसे पहले कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बल्कि बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं चाइना पाकिस्तान के जिनके ऊपर काम हो रहा है। और दासू डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जहाँ पे बनने जा रहा है वो। उसके साथ साथ CPAC की हमने पहली बात की। पाकिस्तान पूरी कोशिश तो कर रहा है कि जितने भी चीनी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं उनकी हिफाजत हर मुमकिन यकीनी बनाई जाए।
उसके लिए, लेकिन ये इस तरह के हादसा जो हैं ये अल्लाह करे कोई सबूताज ना हो करने की कोशिश, और ये नेचुरल हादसा जितनी अमवात हो चुकी हैं सो हो चुकी हैं, लेकिन जो जख्मी हैं वो सेफ रहें और अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और स्टोरी ये है कि जनाब तालिबान ने चमन से मुत्तसिल जो बॉर्डर है उस पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर अपना परचम लहरा दिया है, जिसके बाद बाबे दोस्ती का उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने ये सरहद जो है वो बंद कर दी है। तो हम देख रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर जो है कब्ज़ा करते जा रहे हैं। जी, उसके साथ ये हुआ है कि बेशुमार लोग चमन के इस तरफ जो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वो फंस गए। और एक जो बहुत दिनों से पाकिस्तान की असेंबलीज में, सेनेट में ये बहस जारी है कि इस वॉर के नतीजे में जो सिविल वॉर इस वक्त चल रही है, अफ़गान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मज़ाहमती फोर्सेज हैं अफ़गान फ़ौज की, वो भी पूरी कुव्वत से बरसरे पैकार हैं उनके ख़िलाफ़। तो उसके नतीजे में कि जो वहाँ से रिफ्यूजीज़ का सैलाब है, वो कहते हैं कि इस तरफ आने को अगर हो तो बहुत मुश्किलात पाकिस्तान की बढ़ जाएंगी। इतने रिफ्यूजीज जो है वो संभाल रहा है। सबसे बड़ा मसला जो है अगर हम देखें तो यही चमन का जो बॉर्डर है, यहाँ पे बड़े आसानी से वहाँ से लोग आते हैं। क्वेटा तिजारत का जो बहुत बड़ा मरकज़ है दूसरा तोरखम के बाद, तो यही है। और हैरानी की बात यह है कि रूस साहब, आप इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, मेरे कुछ साफियों के साथ राब्ते हैं, तो अब ये चमन का जो अचानक रात को तालिबान कोई बगैर कहीं मुजाहमत के ये जो अफगानी फौज है उन्होंने अपनी पोस्टें, चेक पोस्टें जो है खाली करके वो चले गए और तालिबान ने अपना परचम वहाँ पे लहरा दी है। अब हम देखते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम देखें तो बड़ी हैरान कुन सी चीज़ें बड़ी सामने आ रही है, जिसमें कल जो है यूके के वज़ीर दिफा ने भी बयान दिया है कि अगर तालिबान की हुकूमत बनती है तो हम भी उनके साथ रब्ता रखेंगे और कुछ शराइत होंगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ अफगानी हुकाम का ये भी कहना है कि जो कमांडर हैं उनसे कोई कमांड नहीं ली जाती, बल्कि जो अफगानी फोर्सेज हैं उनको हुक्म है कि आप चेक पोस्टें खाली कर दें और चले जाएं। तो ये हालात बड़े, और हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि बड़े सुलझे हुए तालिबान आ रहे हैं, तो मामला बड़े वो रहे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि अशरफ गनी और भारत को 500 प्रोजेक्ट्स हैं हिंदुस्तान के डूबने जा रहे हैं। तो अशरफ गनी साहब जो है इस वक्त सहारा से भारत का ले रहे हैं, क्योंकि हालात आखिरी आसपास के जो महाज हैं वो उसका कोई साथ नहीं हो रहा है, ना साथ दिया जा रहा है। तो ये हालात बड़े तेजी से बदल रहे हैं अफगानिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, पूरे खत्ते में अमन जो है वो कायम हो जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोशल कोच फातिमा हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि लाहौर के दूर दराज इलाकों में मुस्तहिक अफराद को खाना पहुँचाने का काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मिलेंगे ऊच फातिमा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, एज वी ऑल नो कि कोविड ने पूरी दुनिया की मईशत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। बहुत से लोगों के जो कारोबार थे वो बंद हो गए, मुतासर हुए बहुत से कारोबार। लेकिन ऐसे में दूसरी साइड पर बहुत से ऐसे लोग उभर कर सामने आए जिन्होंने खिदमत हल की ठानी। ऐसी ही एक खातून से हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं, ओच फातिमा से, जिन्होंने ये अहद किया कि कोरोना में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और इन्होंने लाहौर के दूर दराज के इलाके थे, वहाँ पर जो मुस्तहिक लोग थे उन तक खाना पहुँचाने के काम का आगाज़ किया। ओच फातिमा आज हमें शो में ज्वाइन करी हैं। ओच, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं, लेकिन इसके लिए आपको ख्याल कहाँ से आया और कितना अर्सा? कोविड को तो अब तकरीबन 2 साल होने वाला है, आपको ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। और इस तरह से था कि मेरे सर्कल में कुछ ऐसे मेरी दोस्त थी जो इन्फेक्टेड हुए। फिर मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट देखी जहाँ पे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे भी अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन डालना है, और इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने ये इनिशिएटिव लिया। अब ये घर से जब आप निकल के ये ऐसे खाना पहुंचाने के लिए जाती है, उससे पहले ज़ाहिर है बाज़ार से चीज़ें लाना, सब्ज़ी लाना, सौदा लाना, उसको इकट्ठा करना, काटना, ये सारे कौन कर रहा है? मतलब ये काम आप कह लेंगे टोटल 1 मैन आर्मी कॉन्सेप्ट था। सामान लेकर आना, उसे काटना, उसे बनाना। बिकॉज कोविड में एक ऐसी चीज़ थी कि आप अपने पास कोई हेल्पर नहीं रख सकते थे, क्योंकि सख्ती से मना तब कर दिया था कि कोई भी आपके पास हेल्पर ना हो और आप सब अपने आप को आइसोलेट कर लें। बिकॉज ये पीक का टाइम था कोविड का, लास्ट ईयर, तो वो टाइम था ऐसा। फिर मैं खुद अकेली थी, तो मुझे लगा कि जो मुझे कुछ लोगों ने कहा आप नेटफ्लिक्स देखें, आप बुक्स पढ़ें, आप ये करें, तो मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपने उस टाइम को किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करूं। तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव किया। मैंने खाना पहुंचा रही हैं, खाना बना रही हैं, इसमें खाना बनाता कौन है?
मतलब इसकी कुकिंग और फिर वो जिस तरह से सर ने बात की कि कटिंग वगैरह, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, फिर इसको घर घर पहुंचाना, फिर कितने घरों में आप ये खाना जो है वो पहुंचाते हैं? अच्छा, हर चीज़ आप कह लें कि सामान लेकर आने से बनाने तक हर काम मैं खुद करती हूँ। और उसमें ये था कि जी जब मैंने स्टार्ट लिया कोविड में, जब पीक, मैं आपको बता रही हूँ कि वो पीक सीज़न था उस टाइम, और तब तकरीबन मैं डेली जो है 150 से 200 लोगों के लिए खाना बनाती थी। और उसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कोविड में जॉब्स चली गई थी, तो मैंने उन लोगों को हायर किया और उनके थ्रू जो है मैंने लोगों के घरों में, मुझे लोग मैसेजेस करते थे, अपने एड्रेस भेजते थे, मैं उनको उनके एड्रेस देती थी और उनके थ्रू मैं खाना भिजवाती थी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। कितने लोगों अच्छा, को? 150 से 200 के करीब लोगों को। जी 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 हरमीत। अच्छा, वैसे कोरोना में हमने एक और चीज़ देखी है कि ज़्यादातर जो ज़्यादा गरीब थे तो वो तो मांग लाइनों में भी खड़े हो जाते थे और मिल भी जाता था, लोगों ने बड़ा ख्याल भी रखा है। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि सफ़ेद पोश तबका जो था, मेरे साथ भी एक वाक़या ये था कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और अचानक रऊ साहब ये हुआ कि गाड़ी से एक शख्स उतरा और उसने कहा, सरदार साहब मैं बता तो नहीं सकता, आप मेरी गाड़ी भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं और बड़े मुश्किल हालात से हैं। तो फिर मैंने एक इदारे को कॉल किया और सारा कुछ हुआ। तो ऐसे मैं इनसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की निशानदेही आपने कैसी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घराने थे जो सफ़ेद पोश थे लेकिन वो कह नहीं सकते थे, तो क्या उन तक आपकी रसाई, आपकी टीम की कैसी रसाई हुई है? अच्छा, इस तरह से है कि मैंने जो बेसिकली जो मेरा स्टार्ट करने का जो पर्पस था, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी कुछ दोस्तें थी जो इन्फेक्टेड हुई, मुझे उस चीज़ से एक अंदाज़ा ये हुआ था। मेरा मकसद ये नहीं था कि वहाँ पे कोई अमीर है या कोई गरीब है, मैं खाना जो दे रही थी, मैं दे रही थी जो बीमार है, चाहे वो जिस फैमिली से है। मुझे इस चीज़ से भी कोई वो नहीं था कि कोई मुझे अपनी रिपोर्ट भेजता है या नहीं भेजता, हालांकि मैंने किसी से कहा नहीं था, लेकिन मेजोरिटी जो है मुझे व्हाट्सएप कर देती थी रिपोर्ट। तो उसमें था, मेरा मकसद था, ख़वातीन चूँकि जो है वो घर का न्यूक्लियस होता है, तो किसी भी घर में अगर कोई खातून इन्फेक्टेड है तो उनकी वजह से उनकी पूरी की पूरी फैमिली सफर करती है, जिनके बच्चे छोटे हैं या अक्सर घरों में ऐसे जैसे बहनें नहीं है, भाई या उनकी अगर मदर इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली वो सब पूरी की पूरी फैमिली सफर करती है। तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी खातून इन्फेक्टेड है वो उनके लिए भी खाना भेजूंगी और उनकी पूरी फैमिली के लिए खाना भेजूंगी। लोगों ने आपसे खुद से कांटेक्ट मुझे लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी, मैं अपनी फूड पोस्ट लगाती थी, डिफरेंट फूड ग्रुप्स थे जहाँ पे मैं जाकर डेली बेसिस पे जो खाना बनाती थी। और खाना बनाते हुए जो मैंने एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा से एक बात कहती थी वहाँ पे कि ये कोई चैरिटी फूड नहीं है, ये टोकन ऑफ लव है, ताकि किसी को लेते हुए ये एहसास ना हो कि मैं किसी पे तरस खा के उनको खाना दे रही हूँ। तो वो खाना जो मैं बनाती थी, एक तो मैं मेन्यू डेली चेंज करती थी कि कोई जिस पेशेंट्स को जा रहा है वो फूड दे के बोर ना हो जाए। फिर दूसरी बात है कि मैं उसकी गार्निशिंग, उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बना देती थी, बॉक्सेस में प्रॉपर पैक करती थी, क्योंकि कोविड पेशेंट था तो वो खाना खा रहा है तो वो उसी बॉक्स में खाना खा के उस बॉक्स को डिस्कार्ड कर दे, अपनी फैमिली से भी इंटरेक्ट वो ना करे। तो प्रॉपर उस पर रोज पेटल्स और इस तरह की चीज़ें डाल के उसकी गार्निशिंग करके मैं भिजवाती थी कि किसी को ये फील भी ना हो कि मैं लोगों को चैरिटी फूड दे रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ये काम कर रही हैं, और जिस तरह से कि लोगों को ये फील करवाना कि ये चैरिटी वाला फूड नहीं है बल्कि ये टोकन ऑफ लव है, बड़ी अच्छी आपकी सोच थी। लेकिन इस काम के लिए, सारे काम के लिए आपको फंडिंग किसने की, एक्सपेंसेस आपने अपने किस तरह से बेयर किए, कहाँ से पैसा आया, फिर किस तरह से इसको आपने इस काम पर लगाया? अच्छा, इस तरह से है कि मैं बेसिकली कोयटा से बिलोंग करती हूँ, मैं थोड़ा सा पहले ही कोयटा से लाहौर शिफ्ट हुई थी। अच्छा, मेरी मदर चूँकि सिंगल पेरेंट थी, मैं अपने नाना के पास रही हूँ, तो मेरे मतलब अब जितना मेरा ब्रॉटअप था, सारी स्कूलिंग एंड ऑल सारे एक्सपेंसेस मेरे नाना ने ही बेयर किए हैं। लेकिन मेरे नाना का 2 साल पहले इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने जैसे अपने जो गार्डियन सेविंग करके रखते हैं कि आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में आपके काम आए और आपको जो है कोई ज़िंदगी में ऐसा हर्डल्स ना हो, तो वो मेरी सेविंग्स थी। और ये हुआ कि कोविड के टाइम में, बिकॉज देखें, एक तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम किया, वो हमारे वालिदैन है। तो मैं चाहती थी कि देखिए, आप तो उनके एक दिन का कोई कर्ज नहीं चुका सकते, तो मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी उनके लिए कि मैं उनके लिए सदका जारिया बन सकूं। मैंने वो जो सेविंग्स थी मेरे पास, मैंने वो इस्तेमाल की इस कॉज के लिए, क्योंकि मैंने एक पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पे कि लोग टाइम जब ऐसा आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ना सेविंग्स करना शुरू कर दी। कोई फूड स्टोर कर रहा है, कोई आप कह लें कि मेडिसिन, इस तरह की चीज़ों, जो नॉर्मली चीज़ें आपको मिल जाती थी आसानी से, वो चीज़ें इतनी महंगी मिलना शुरू हो गई। और एक बच्ची थी, वो अपने फादर के लिए प्लाज्मा ढूंढ रही थी और वो आदमी अपना प्लाज्मा बेच रहा था कि जी मैंने तो अपनी जमा पूंजी इस पर लगा दी, आने वाले टाइम में हालात का कुछ नहीं पता, मैं आपको किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ।
और बच्ची इतनी मजबूर थी, और वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि मतलब हम किस चीज़ के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं, हमें आने वाले कल का अपना नहीं पता, और हम ये दौलत, ये पैसा अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, ये आपके अमाल है जो आपके आगे साथ जाएंगे। तो ये सोचते हुए मैं लोगों को एक मैसेज देना चाह रही थी, और मैंने जो स्टार्ट लिया अपनी सेविंग से लिया। अच्छा, तो वैसे पकाने का शौक भी था आपको? मुझे पकाने का शौक शुरू से था, मैं खुद फूडी हूँ, और मुझे मैं बहुत पैशनेट थी कुकिंग को लेके। तो जो अब मैं कोविड फूड के हवाले से आपको ये कहूँगी कि जो मैंने कोविड का जो खाना, जो मैं पेशेंट्स के लिए खाना बना रही थी, वो मैंने प्रॉपर WHO की वेबसाइट को जाके मैंने फॉलो किया, बिकॉज कोविड पेशेंट की डाइट जो थी वो थोड़ी खास किस्म की डाइट थी, वो नॉर्मल डाइट नहीं है जो हम लोग अपने। ज्यादातर क्या खाने बनाए लोगों के लिए? मैंने हमारी थोड़ी रूट्स जो हैं वो मतलब लाइक हमारी रूट्स ईरानी है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह का खाना, हर तरह का खाना मैंने बनाया, चाहे वो आपके लिए वो पर्शियन फूड हो या मतलब पाकिस्तानी हो, दालें सब्जी, पर मैं प्रॉपर एक डाइट को लेके चल रही थी कि किसी दिन मैं चिकन बनाती थी, किसी दिन मैं मटन बनाती थी, और सब्जी बनाती थी, दालें बनाती थी, वो प्रॉपर डाइट जिसमें आप कह लें कि जो एंटीऑक्सीडेंट भी हो, फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो, ताकि जो खाने वाला उसका पेट ना भरे, वो सेहत याब भी हो, क्योंकि वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं थी। तो सिर्फ और सिर्फ फूड एक वैसी वाहिद चीज थी जो डॉक्टर कह रहे थे कि जी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डाइट अच्छी लें, तो ये वो डाइट थी। आजकल वैसे आप क्या कर रही हैं नॉर्मली, मतलब ये सोशल वर्क तो आप पिछले 1 साल से कर रही हैं, वैसे आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई जॉब? अच्छा, मैं पढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने काम स्टार्ट किया, लेकिन कोविड में चूंकि आपको पता है कि बहुत से ऑफिसेज एंड ऑल चीजें बंद हो गई, तो जो कोविड के टाइम से अब तक मेरी, चूंकि मेरी ये जो आप कह लें कि एक्टिविटी अभी तक कंटिन्यू है, तो वो मैं सुबह 5 बजे उठना, सामान लेकर आना, कटिंग करना, तो ये कह लें एक फुल टाइम जॉब है। तो अभी आज कल जो है मैं अभी सिर्फ और सिर्फ टोटली, क्योंकि कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने, बिकॉज मैं हॉस्पिटल्स में खाना देती हूँ, फिर बीच में ऐसा था कि लाहौर के अलावा भी, जैसे मुझे अगर कसूर से कॉल आ गई, हॉस्पिटल से कॉल आ गई, शादर से कॉल आ गई, तो मैं वहाँ पे भी, फिर मैंने कुछ फूड ड्राइव्स की, मैं लाहौर से कश्मीर तक खाना लेकर गई, सैंडविचेस मैंने बनाए, और इस तरह के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। बड़ा हिम्मत वाला काम है कि इतनी दूर तक आप लेके जा रही हो। खुद लेकर गई? बिल्कुल, मैं खुद गई थी, खुद पहुंचा रही हो, मतलब जी, मैं खुद सारे का सारा किचन में जैसे आप आज अच्छा, वैसे सबसे बड़ा मुश्किल काम तो ये है ना कि आप सारा कुछ खुद बनाती हैं, सारा कुछ सब्जी बाजार से खुद लाना, फिर लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे, मैं समझता हूँ कि कोविड की वो मुझे याद है लोग घरों में ही महदूद थे, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, तो उसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया, या वो भी अकेले ही खेल रही थी कि भैया मैं नहीं करना है सारा कुछ? अच्छा, ऐसा था, दोस्त आपके साथ, दोस्त वगैरह? अच्छा देखिए, ऐसा था कि उस टाइम पे आप कह लें कि मुझे बहुत मुश्किल भी हुई, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता था कि कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे लॉकडाउन बहुत सख्त था, जहाँ पे राइडर्स को, करीम उबर को अलाउ नहीं करते थे, तो क्या होता था कि मुझे सम टाइम खुद भी जाना पड़ता था रात को अक्सर, या ऐसा होता था कि कभी राइडर भूल जाते थे कुछ घरों में डिलीवर करना, तो फिर वहाँ पे जो है मैं खुद देने के लिए जाती थी, या अक्सर ऐसा होता था कि मैंने खाना भिजवा दिया, मुझे दोबारा कॉल आ गई कि जी हमने आपका देखा है सोशल मीडिया पे, आप कोविड पेशेंट्स को फूड देती हैं, तो हमें खाना चाहिए, तो मैं उनके लिए खाना जो है बना के खुद देने के लिए चाहती थी। अच्छा, आपको वैसे अप्रिसिएशन मिली घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, अपने मेंटोर्स की तरफ से, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और फिर अप्रिसिएशन जब मिलती है तो फिर इंसान और ज्यादा काम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और शो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सिंगर अबीर हुसैन से, जो कि लास्ट 10 ईयर्स से प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहे हैं, और मोर देन 10 पाकिस्तानी म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स जो हैं ये विन कर चुके हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने बहुत से गाने गाए हैं, इनके अपने गाने भी लॉन्च हो रहे हैं। अबीर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। ये इतने सारे कॉम्पिटिशन जीत के कैसा फील होता था? सर एक्चुअली कंपटीशन जब यूनिवर्सिटी टाइम पर तो फील लाइक अ स्टार के एक कंपटीशन को भी जब आप बड़े लेवल पर विन करते हो, बट एज सून एज जब आप प्रोफेशनली इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, दैन यू केम टू नो कि आपको अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन के साथ भी आना है, और उनको फिर लॉन्च करना है, फिर उनका वीडियो का एक बजट है, फिर उनकी मार्केटिंग का एक बजट है, सो वो फिर आपको एक पूरी होल स्टोरी बाद में समझ आती है, बट उस वक्त तो आप स्टार ही फील करते हो। अच्छा, ये गाने का सिलसिला स्टार्ट कब से हुआ, यानी कॉलेज लाइफ से, या आप गा रहे थे यूनिवर्सिटी लाइफ से? गाने का सिलसिला तो आई बिलीव कि मेरा स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुआ। स्कूल में मिली सॉन्ग से एक स्टार्ट, एक वो आपको एक एक्सपोजर मिलता है जो वहाँ से, तो स्कूल से काफ़ी मुझे पजीराई मिली। फिर उसके बाद हम कॉलेज में, एंड देन आई से कि यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर सही मानों में जिसे कहते हैं कि बूस्ट मिला, वो यूनिवर्सिटी से मिला। यूनिवर्सिटी में फिर आपको काफ़ी मौके मिले कि आप कॉम्पिटिशन्स में जाएं, अपने आप को मनवाएं, एंड जब आप कोई कॉम्पिटिशन जीतते हैं तो आपको काफ़ी
एक फील होता है, एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि यस यू हैव समथिंग। लोग ऐसे नहीं कहते। और पहला गाना कब आपका लॉन्च हुआ? पहला गाना मेरा अभी जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो रिलीज हुआ है। बेसिकली उसका ऑडियो तो मैंने 3 साल पहले कर चुका था, बट देन आई केम टू नो कि यस इसकी वीडियो के लिए भी कुछ बजट रिक्वायर्ड है और इसकी मार्केटिंग के लिए बजट रिक्वायर्ड है। ये आपने कोई प्रोफेशनल रागों से शुरू किया सीखना या डायरेक्ट इसी में आ गए गिटार के साथ, और मतलब मॉडर्न गिटार तो सर मैंने प्ले करना शुरू किया है कोई 5 साल पहले से। उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ गाता ही था, नेचुरल कुछ था, सोच समझ थी। प्रोफेशनल सीखा नहीं है वैसे? सीखा मैंने है, उस्ताद इसराज चिश्ती साहिब हैं। अच्छा। उनसे मेरी मतलब उनकी रकाबत में तो हम बैठते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अलिफ से लेकर ये तक सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन यह है कि उनके साथ बैठकर जो समझ आई, जो समझ में आया वो हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी साथ बैठने से ही बहुत कुछ चीज़ें आपको मालूम हो जाती हैं। ठीक है, पहले तो कुछ सुनना बेखा में सुनते हैं पहले कुछ। चलें। अहमद जान ज़ेब का एक सॉन्ग है। हाँ। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाफ सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। ज्यादा खुद किसको सुनते हैं? ज़्यादा मेरे फेवरेट सिंगर जो हैं शफ़क़त अमानत अली खान साहब हैं, उनको मैंने बहुत आइडियलाइज किया है ऑन स्टेज पर भी, और बचपन से भी ज़्यादा मैं उन्हीं को सुनता हूँ। शफ़क़त की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? खमाज। खमाज ही। तो चले खमाज ही हो जाए फिर सबसे पहले, और थोड़ा सा ज़रा ऐसे हो जाओ, जी जी, टर्न कर लो ताकि तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा सही नजर आए। बिल्कुल ठीक है। सावन भी तो जाए मेहरबा। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। जबरदस्त। ये तो थोड़ा सा और भी सुन सकते हैं। हाँ, और भी सुन सकते हैं, लेकिन हरमीत से जरा कुछ पूछ लेना। हरमीत से काफी देर से खामोश बैठे हैं। जी हरमीत। मैं नहीं, मुझे वैसे अच्छी लगी इनकी आवाज़, बड़ी कमाल की है पाजी। वैसे रियाज तो करना पड़ता है आवाज़ के लिए, लेकिन जब आप गिटार बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो गिटार मैं इसके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसके लिए भी उसी तरह प्रैक्टिस डेली की जाती है, बस भैया एक दफ़ा कर ली और काम हो गया भैया? मैं समझता हूँ कि गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आपने गाते हुए साथ
प्ले करना होता है तो उसके लिए भी उतना ही रियाज रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज आपको अपनी मसल मेमोरी बनानी पड़ती है, क्योंकि आप गले से तो आप गा रहे हो, आपको पता है कि आपका एक स्केल सेट है, लेकिन उसके साथ जो आपने ताल में रहते हुए गिटार को प्ले करना है या कॉर्ड की शिफ्टिंग करनी है या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के साथ कीबोर्ड पे प्ले करना है, सो आपको आपकी एक मसल मेमोरी होनी चाहिए। उसके ऊपर एक अलग से रियाज है जो कि लोग करते हैं, लोगों का कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर वो अपना रियाज रखते हैं। ये बताओ खमाज गाना कितना मुश्किल काम है, मतलब आम आदमी के लिए शायद, क्योंकि बहुत ही क्लासिकल चीज़ है जी। और इसको गाना बहुत आसान नहीं है, आपने बड़ा अच्छा गाया, तो कितना मुश्किल है मतलब इसको परफॉर्म करना? सर मैं समझता हूँ कि शफकत अमानत अली साहब ने इसको अभी काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि ये एक बेसिकली ठुमरी थी अमानत अली खान साहब की, तो इसको उन्होंने अभी काफ़ी आसान करके पेश किया, और ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बचपन से इसको सुनता आ रहा हूँ। हमारे उस्ताद जी बड़ी एक अच्छी बात करते हैं कि आप जब आपने सीखना हो कोई भी चीज़, तो उस सीखने के लिए आपकी लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप उसका रियाज, क्योंकि मतलब अगर आपने सीखना है तो उसमें 4 कायदे लिसनिंग के हैं और एक कायदा गाने का है, तो रियाज का जिसको हम बोलते हैं। तो लिसनिंग मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है गाना बचपन से लेकर अब तक, इट्स लाइक माय फेवरेट, मैंने परफॉर्म बहुत किया। सो मुझे तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी जगहों पे इसमें कम हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गा लेता हूँ। सो इट्स रियली अ टफ सॉन्ग। अच्छा, आप सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लेकर चल रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स से आप गा भी रहे हैं। जी। आपको नहीं लगता कि इस फील्ड में अपनी जगह बनाना एक यंगस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है? एक किसी टारगेट सेट करना, फिर उस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी हूँ, और बल्कि स्टूडेंट था, अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ। सो साथ साथ मैं म्यूज़िक को परस्यू भी कर रहा हूँ, तो यू हैव दैट वन थिंग ऑन योर बैक, आपके पास एक चीज़ सेफ साइड पे होनी चाहिए कि जिसकी वजह से, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक का बहुत ही अनसर्टेन हमारे मुल्क में बेसिकली मुल्क जो है ना, ये म्यूज़िक का बहुत अनसर्टेन सीन है। उसमें यही है कि आपको कोई आइडिया नहीं कि आप 1 गाना करें, 2 गाने करें, 10 गाने करें, तो उनमें से कौन सा हिट हो। सो आप उस पर एक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं डेफिनेटली, एंड यू साइड पे कोई ना कोई काम करना पड़ता है, मतलब कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। मैं यही समझता हूँ, मैं बिल्कुल यही समझता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर हम अपने A+ के नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो अब हमें पब्लिक न्यूज़ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अबीर हमारे साथ मौजूद है। अबीर, नेक्स्ट क्या